Hello everyone. Today we will learn about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. लैंड अर्थ के ऊपर कितने भाग में लैंड है? केवल 30% जो अर्थ का एरिया है उस पे है लैंड। बाकी जो बच गया उसके ऊपर क्या है? वाटर, ओशियंस। अब हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो इस 30% एरिया जो लैंड का है उसके 30% भाग पे ही कितनी पॉपुलेशन रहती है? 90%। मतलब ये हमारी लैंड है, सॉरी ये हमारी अर्थ है मान लो। इसका ये जो 30% एरिया है यहाँ केवल लैंड है और यहाँ पानी है। और अब इस 30% एरिया को हम लेते हैं तो इस 30% एरिया के 30% एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 90%। और बचे हुए 70% एरिया में रहती है 10%। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? जहाँ पे क्या हो, क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी हो, कैसी हो? मॉडरेट, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। वहाँ पे क्या हो? पानी इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि पहाड़ों में लोग कम लोग रहना पसंद करते हैं पहाड़ों में, स्टीप स्लोप्स पे। और कहाँ पे? जहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट में लोग कम मिलेंगे। थिक फॉरेस्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा कम लोग मिलेंगे। तो इस टाइप के जो एरियाज हैं वहाँ पे स्पेर्सली पॉपुलेशन रहती है, मतलब कि कम लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में प्लेन्स हैं, जो समतल मैदान है, जो रिवर वैली है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन मिलती है। और इसी वजह से वहाँ ये जो एरिया है प्लेन्स, रिवर वैली, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। अब लैंड को हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम माइनिंग करने में, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, रोड बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लैंड को यूज करते हैं। सो किसी भी लैंड की जो यूज करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा, किस टाइप का काम किया जाएगा, उस लैंड को किस यूज़ में लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ के फिजिकल फैक्टर के रूप में। जैसे कि टोपोग्राफी, वहाँ कैसे हैं, माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं। दूसरा, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, वहाँ पानी कितना मिलता है। जैसे कि प्लेन्स में आसान होता है रोड बनाने में, रेल बनाने में। दूसरा कि अगर कोई एरिया ओशियंस के किनारे है तो वहाँ क्या मिलेगा? नाव, मतलब कि बोट्स वगैरह से, मतलब कि ओशियन ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा होगा, पानी की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। इसी तरह से अगर मिनरल्स होंगे तो वहाँ इजीली फैक्ट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि मिनरल अवेलेबिलिटी है। अगर पानी है तो पानी जिस चीज़ में यूज़ होता है उस टाइप की फैक्ट्री वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कोई भी लैंड है वो किस टाइप में उसको यूज़ किया जा रहा है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स और प्राइवेट रिसोर्स। अब आपका घर है, आपका घर किसका है? आपके द्वारा ओन किया गया है तो वो प्राइवेट लैंड हो गई। एक होती है कम्युनिटी लैंड, जैसे कि पार्क। पार्क क्या होता है? पार्क में कोई भी जा सकता है, कोई भी रह सकता है, घूम सकता है, तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो प्राइवेट आपकी खुद की, कॉमन मतलब कुछ लोगों की, सबकी, इन द सेंस। तो लैंड यूज़ देखो, इनिशियल में कैसे होता था? लोग खेती करते थे, नॉर्मल टूल, हल चलाते थे, बैल बकरी, बैलों से हल चलाते थे, बकरी पालते थे। उसके बाद क्या हुआ कि खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर बने। फिर पहले कच्चे घर थे, फिर पक्के मकान बनने लगे। पहले बिजलियाँ नहीं थी, फिर बिजली आने लगी। इसी तरह से फिर ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ने लगे। इस बिल्डिंग, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, इस तरह से बिल्डिंगें बनने लगी। जो पहले देखो खेत हरियाली हरियाली थी, फिर ये कितने, जैसे जैसे बिल्डिंगें, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसी तरह से उसका लैंड यूज पैटर्न बदलने लगा। फिर जो खेत थे, पेड़ थे, वो कम होते गए और बिल्डिंगें और ट्रांसपोर्ट ये सब बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो ट्रीज है,
वो कम होते जा रहे हैं, तो पेड़ कटते जा रहे हैं जी। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड क्या है? सिंपली द मास मूवमेंट ऑफ किसका? रॉक्स का, डेब्रिस का, डाउन अर्थ के डाउन स्लोप में, मतलब कि पहाड़ों से ऊपर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रॉक्स और डेब्रिस का नीचे आना, उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये किस वजह से होता है? अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, पानी वोल्केनो से, इन सब की वजह से क्या होता है? बहुत ही बड़ी मात्रा में डेब्रिस और रॉक्स क्या होती है? नीचे डाउन द स्लोप आ जाती है अचानक, तो इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या होती है? इस तरह से देखो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड है। तो अचानक अगर एकदम से इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रॉक्स मटेरियल डेब्रिस आएगा, तो यह क्या करेगा? तबाही मचा देगा। यह देखो, ये यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी उन सबको दबा दिया, घर थे, रोड थे, सब एकदम ख़त्म हो गए। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है लैंडस्लाइड। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले तो जहाँ पे फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड आती है उन जगह को अवॉइड करना चाहिए, बिल्डिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए, वहाँ पे घर बनाने के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या है कि इस तरह से बिल्डिंग, जो माउंटेन स्लोप्स हैं उनके साइड में इस तरह से दीवार बनानी चाहिए, जिससे कि जो लैंडस्लाइड है उनको रोका जा सके। दूसरा क्या है? वेजिटेशन, मतलब कि पेड़ पौधे उगाने चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो सोइल को पकड़ के रखते हैं, इसकी वजह से लैंडस्लाइड प्रिवेंट होती है, बचती है, लैंडस्लाइड होने से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो सरफेस ड्रेनेज है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो मतलब कि पानी इस तरह से बहता रहता है पहाड़ों के ऊपर से, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म है जिससे कि लैंडस्लाइड से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आते हैं सोइल। सोइल क्या होती है? जो ऊपर की जो पतली लेयर होती है ग्रेनी टाइप्स की, आप जाना, बाहर निकलना, अर्थ के ऊपर देखना, ऊपर हल्के हल्के दाने 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 से मिलेंगे, उसको हटाना, उस लेयर को हटाना, तो आपको एक सॉलिड लेयर मिलेगी। तो सॉलिड लेयर के ऊपर जो ये दाने दाने वाली ग्रेनी सब्सटेंस की जो लेयर थी, इसी को हम बोलते हैं सॉइल। ये इस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस तरह से ये सबसे नीचे वाला पार्ट सॉइल, पेरेंट रॉक, मतलब कि कठोर चट्टान। उसके बाद इस पेरेंट रॉक का क्या होगा? वेदरिंग, तो इसके टुकड़े टुकड़े बन के वेदरिंग यहाँ पे जमा हो जाएंगे। फिर टाइम के साथ इनका किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिल्ट, सैंड और क्ले के अंदर। और फिर इसके ऊपर जो ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो इस टॉप सॉइल बनेगी, उसमें ह्यूमस और वेजिटेशन। तो ये होती है लेयर ऑफ द सॉइल। सबसे ऊपर ह्यूमस एंड वेजिटेशन, उसके बाद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और वेदर्ड रॉक मटेरियल, नीचे पेरेंट रॉक। तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर है बिल्कुल, जिसके ऊपर ये हमारी वेजिटेशन ग्रो कर रही है, ये सिर्फ ये वाली, ये सब सॉइल से ऊपर वाली बिल्कुल ये एक सिंपल लाइन वाली, ये है हमारी सॉइल। ये इट टेक्स थाउजेंड्स, हज़ारों साल लगते हैं ये सिर्फ एक सिंपल पतली सी लेयर को बनने में। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग क्या है? जो ये रॉक पेरेंट मटेरियल है, इनका टूटना बारीक बारीक पत्थरों में, और उसी जगह पे, सेम जगह पे डिपॉजिट होना, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड मैन, मतलब कि चट्टानों का टूटना छोटे छोटे भागों में, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। अब किसी भी सॉइल को बनने में क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना एंड टाइम। पेरेंट रॉक मतलब कि जो चट्टान, ये वाली जो पेरेंट, ये है पेरेंट रॉक। इसका क्या इफेक्ट होता है? ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारी जो सॉइल बनेगी उसका कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, मतलब कि मोटी 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 या पतली पतली पतले, उसमें जो ग्रेन्स, सॉइल के जो पार्टिकल्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसमें मिनरल कौन से मिलेंगे, वो परमिबिलिटी, मतलब पानी उसके अंदर से रिसेगा या नहीं रिसेगा। क्लाइमेट क्या डिपेंड, क्लाइमेट में आएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, डिपेंड करेगा रेट ऑफ वेदरिंग, कितनी जल्दी जो पेरेंट रॉक टूटेगी, और ह्यूमस, जो वहाँ पे ह्यूमस पाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्लाइमेट के ऊपर। रिलीफ,
रिलीफ क्या डिटरमाइन करेगी, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। इस तरह से स्लोप है तो सॉइल स्लोप के साथ साथ नीचे बह जाएगी, अगर इस तरह से फ्लैट है तो सॉइल यहीं पे जमा होती रहेगी। तो रिलीफ डिटरमाइन करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा एंड फन्ना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन करेंगे ह्यूमस फॉर्मेशन की रेट को, कि जल्दी ह्यूमस फॉर्म होगा या धीरे धीरे फॉर्म होगा। इस तरह से टाइम जितना ज़्यादा टाइम उतनी ही थिकनेस ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की जो प्रोफाइल है उसकी इतनी ही मोटी, ज़्यादा टाइम, अगर कम टाइम तो वो कम पतली। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं सॉइल को फॉर्म होने में। तो अब सॉइल फॉर्म हो गई, उसके बाद क्या है, हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ से उसको डिग्रेड कर रहे हैं। जैसे पेड़ों को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही जगह पे पशु को चराना बार बार, ओवर ग्रेजिंग मतलब घास उगने से पहले ही उसको चरा देना, तो वहाँ पे घास होगी नहीं तो बारिश आएगा तो वो बह के चली चली जाएगी मिट्टी। ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रेन वाश, लैंडस्लाइड, ये कुछ नेचुरल काज है, फ्लड्स। तो इन सब कारणों से ह्यूमंस और नेचुरल काजेज की वजह से जो लैंड डिग्रेड हो रही है, तो अब इसको कैसे बचाया जा सकता है। सो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, आपने ट्रीज उगा दिए, पेड़ उगा दिए ऐसे खेत में इस तरह से, तो अब पेड़ के साइड में ये जगह बच गई, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इस जगह पे स्ट्रा मतलब कि कुछ स्ट्रा या फिर कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसकी लेयर को बिछा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सनलाइट उस पर नहीं गिरती और जो वहाँ से जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता, तो वाटर में जो सॉइल के अंदर वाटर को प्रिजर्व करके रखता है। क्योंकि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो जगह बची हुई थी उसको हमने ढक दिया है, किससे, ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। अब आता है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर में हम क्या करते हैं, पत्थरों से, घास से, सोइल से क्या बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं, एक बांध बनाते हैं अलोंग द काउंटर्स, ठीक है। काउंटर्स मतलब इस तरह से ऊंचे ऊंचे, इस तरह से स्लोप टाइप में, इस तरह से स्लोप टाइप में, जैसे ये है, ये मान लो अपना पहाड़ है, तो इसमें पहाड़ में क्या होगा, ये है इस तरह से स्लोप होंगे, ये इस तरह से हो, तो इन ये जो ये है काउंटर, ये ऊपर उठा हुआ भाग, तो इनके साथ यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ से एकदम नीचे गिरे, तो यहाँ काउंटर्स पे हम क्या करते हैं, स्टोन ग्रासिस सोइल से हम बैरियर बना देते हैं, इससे क्या होगा, ये पानी यहाँ आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अब इस क्या करेंगे, यहाँ बैरियर पे यहाँ पे हम बना देंगे खाई, मतलब गड्ढा खोद देंगे, जिससे कि हम यहाँ पे पानी को कलेक्ट कर सके। तो इसी को बोलते हैं काउंटर बैरियर, मतलब कि बैरियर बना देते हैं काउंटर के अलोंग, और फिर वहाँ पे ट्रेंचेस खोद देते हैं, जिससे कि वहाँ उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऊपर से स्लोप से बहता हुआ आता है। ऐसे ही होता है रॉक डैम। रॉक डैम में भी हम क्या करते हैं, जो पानी बह रहा है ऐसे, उसके सामने हम क्या कर देते हैं, यहाँ रॉक्स, ये ये इस तरह से पानी बह रहा है, यहाँ पत्थर डाल देंगे, तो पत्थर डाल देंगे तो ये पानी बह रहा है तो इसका फ्लो स्लो हो जाएगा, इसकी वजह से ये इसकी जो ये इरोजन कैपेसिटी है ये कम हो जाएगी, और ये प्रिवेंट करेगा सोइल इरोजन में और गुली फॉर्मेशन में, मतलब कि गुलीज को बनाने में, और सोइल जो इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है रॉक डैम, क्योंकि क्या करता है, ये पानी की स्पीड को धीरे कर देता है। उसके बाद आती है टेरेस फॉर्मिंग। टेरेस फॉर्मिंग में क्या होता है, ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस तरह से पहाड़ों के स्लोप के ऊपर इस तरह से सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है, और फिर यहाँ पे इस तरह से फसल उगाई जाती है। वरना तो स्लोप ये ऐसे है, यहाँ पे फसल कैसे उगाएंगे, तो फसल उगाने के लिए इस तरह से सीढ़ी टाइप में बना दिया जाता है, और फिर इन पे फसल उगाई जाती है, क्रॉपिंग की जाती है। इंटर क्रॉपिंग मतलब एक ही जगह पे दो या अलग अलग क्रॉप उगाना, मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, मतलब कि एक एक में ये एक पेड़ उगा दिया एक टाइप का, दूसरे में दूसरे टाइप का क्रॉप उगा दी तीसरे में तीसरी रो में फिर ये वाली, या फिर कोई तीसरी, इस तरह से दो या तीन टाइप की क्रॉप उगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रॉप मान लो एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को लेती है,
तो दूसरे टाइप की जो क्रॉप है दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेती है, इस वजह से मेंटेन रखती है सॉइल की फर्टिलिटी। और दूसरा क्या कहती है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप है इसका हार्वेस्टिंग टाइम अलग है, इसका हार्वेस्टिंग टाइम अलग है। तो इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो उसके बाद जो टाइम बचा उसमें ये क्रॉप रहेगी। तो जो लैंड है हमारी हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई क्रॉप उगी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इरोजन नहीं होगा सॉइल का। अगला क्या है, काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लॉइंग में क्या होता है, ये देखो इस तरह से हम क्या बना देते हैं, स्लोप्स के ऊपर ये गड्ढे बना देते हैं। ये जो ब्लैक वाले हैं ये है गड्ढे, ट्रेंचेज खोद दिए। और फिर ये येलो वाली है क्रॉप। अब क्या है, जब पानी ऊपर से आएगा तो इन ट्रेंचेज में जमा होता रहेगा, और ट्रेंचेज में जमा होता रहेगा, इनके ऊपर ये यहाँ ऊपर क्रॉप रहेगी, तो ट्रेंचेज से पानी क्रॉप को मिलता रहेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, पानी भी मिल गया और फसल भी उगा दी। तो इसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। और फिर होता है शेल्टर बेल्ट। ये इस तरह से शेल्टर बेल्ट से क्या होता है, कोस्टल एरियाज में या डेजर्ट्स के अंदर, कहाँ पे, कोस्टल एरिया या ड्राई रीजन मतलब डेजर्ट्स के अंदर क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है। तो इसकी वजह से हवा की स्पीड को रोकने के लिए इस तरह से पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि हवा अपने साथ ये जो इसके पीछे जो पेड़ों के पीछे जो सोइल है इसको उड़ा के अपने साथ ना ले जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स इस तरह से लाइन में पेड़ उगा दिए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो इस एक्टिविटी में देखो, यहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो कितनी ज़्यादा मिट्टी बह के आ रही है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोड हो गई। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर हम पेड़ पेड़ वो रखें और फिर पानी बह रहा है तो जो कंपेरेटिवली जो सॉइल आ रही है वो कम आ रही है। तो इस तरह से जो प्लांट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं इरोजन में। अब उसके बाद आता है पानी। वैसे तो अर्थ की 70% एरिया के अंदर क्या है, पानी। लेकिन जो 70% एरिया के ऊपर जो पानी है ये कैसा पानी है, ये पानी है खारा, सॉल्टी वाटर। सो फ्रेश वाटर केवल 2.7% एरिया में ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो मतलब हम पी सकते हैं। लेकिन इसका भी 70% पानी क्या है, आइस शीट और ग्लेशियर में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में है। और ये हमेशा बर्फ इसकी बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। तो केवल जो 1% पानी ही है जो अवेलेबल रहता है ह्यूमंस के लिए, जिसको हम पी सकते हैं। तो वैसे तो पानी ही पानी है, लेकिन जो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग है वो कितना परसेंट है, केवल 1% ही अवेलेबल है। और ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना पानी यूज करता है, अर्बन मतलब शहरों के अंदर 135 लीटर एक दिन में 135 लीटर पानी यूज करता है। किस तरह से यूज करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, प्लस कपड़े धोने के लिए, पेड़ पौधों में बर्तन धोने के लिए। तो ये सब मिला के पर डे 135 लीटर एक एवरेज अर्बन इंडियन जो है भारत के अंदर जो एक अर्बन एरिया में रहता है 135 लीटर पानी यूज करता है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो अभी देखा कि पानी कितना कम है जो कि यूज है ड्रिंकिंग के लिए, जो कि रिवर्स में है, ग्राउंड वाटर है। तो अब उस पानी को भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम पोल्यूट करते जा रहे हैं। जैसे ये हमारी है यमुना रिवर, इसका पानी हो गया है ब्लैक। किस वजह से, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर से। एग्रीकल्चर में हम केमिकल और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो पानी है वो इस तरह से इन नदियों में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये सब पानी क्या हो गया है, पोल्यूट, जो कि है अब यूज ड्रिंकिंग के लिए, ह्यूमन यूज के लिए है। उसका कोई यूज नहीं है। तो एक तो पानी पहले ही कम था और उसको भी हमने पोल्यूट कर दिया है। तो हमें कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है पानी को। तो पानी को हम कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं, सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट और वेजिटेशन उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। उससे क्या होगा कि पानी, पेड़ क्या करेगा, पानी को, जो पानी बह रहा है उसको क्या करेगा, ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो पानी जो है बह के जाने की बजाय धरती के अंदर ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैनाल को इस तरह से बनाए, मतलब ये अच्छे से सीमेंटेड करके उसको, ताकि उसके अंदर से पानी रिसे नहीं। जैसे ये कैनाल है,
इसको अगर अच्छे से सीमेंट करके बनाए तो पानी यहाँ से रिसेगा नहीं, और पानी जहाँ पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचेगा, और इसका जो लीकेज है वो और सीपेज क्या है कम होगा। इसी तरह क्या है कि खेतों के अंदर क्रॉपिंग में क्या करें, स्प्रिंकल्स यूज करें, ना कि यहाँ से पानी चला दिया और ये इस तरह से बह रहा है बह रहा है बह रहा है फिर जा रहा है। इससे अच्छा है इस तरह से स्प्रिंकल्स मतलब फव्वारे लगा दे और ये सीधा फसल्स के क्रॉप के ऊपर जाके गिरे, तो स्प्रिंकल्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो ड्राई रीजन है, सूखे जगह पे हैं, जहाँ पे पानी बहुत ही कम है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन यूज कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह से खेत में पाइप बिछा दी जाती है, और फिर जैसे ये पेड़ हुआ तो इस पाइप में यहाँ छेद करते हैं और ये केवल इस पेड़ की जड़ को पानी देता है। तो इस तरह से ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन, इस तरह की टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, छतों के ऊपर हमें जो रेन आती है उसके पानी को हार्वेस्ट करके नीचे स्टोर करना चाहिए। ऑन एन एवरेज 8,000 लीटर पानी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक एवरेज रेन के अंदर। सो ये सब कुछ है टेक्निक जिसकी वजह से हम पानी को एक तो पोल्यूट करने से बचाएं। कैसे बचाएं, उसमें अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल करें, ट्रीट पानी जो है इंडस्ट्री से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है, इसको ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज करें। दूसरा क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करके पानी को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। वह नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर क्या है, जो नैरो जोन है जहाँ पे पानी, हाइड्रो, एयर और लैंड, जहाँ पे हवा, पानी और लैंड तीनों मिलती है, उस नैरो जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम क्या होता है, ह्यूमंस, एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो इसी रिलेशंस को बोलते हैं इकोसिस्टम। द इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो लिविंग बीइंग है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल मधुमक्खी का एग्जाम्पल लेते हैं। जो एक क्या है, मधुमक्खी है, वो हमें क्या देती है, हनी देती है, हनी। और उसके बाद क्या करती है, पोलिनाइजेशन ऑफ फ्लोर, मतलब कि जो फ्लोर है उसका पोलिनाइजेशन, मतलब कि उसको पोलिनाइज करके, जैसे कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बेबी। इसी तरह प्लांट्स भी मेल और फीमेल बन के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आता है फ्रूट। तो अब एक प्लांट दूसरे प्लांट के पास तो जाएगा कैसे, तो क्या करता है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये इंसेक्ट है, ये यहाँ पे बैठता है, इसका ये पोलिनेशन का एक पार्ट स्टिक हो जाता है, जब इस प्लांट पे दूसरे पे जाता है तो यहाँ पे इसको ये जब इससे मिलता है तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट में फ्लोर, फ्लोर से फ्रूट बनता है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, पोलिनेशन में। इसी तरह से जो हमें एनिमल्स है वो मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं, मतलब स्किन उनकी खाल जिससे कि जूते बनते हैं, और वूल जिससे कि कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस और प्लांट से क्या बनते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है, मेडिसिन मिलती है। तो इस तरह से हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट अब क्या हो रहा है कि ये जो एक बैलेंस बना हुआ है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बैलेंस को क्या है, ह्यूमन क्या है, इसको अनबैलेंस कर रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है, अनबैलेंस, ये किलिंग कर रहा है, मार दे रहा है, किसको, एनिमल्स को, हंटिंग में। पेड़ों को क्या दे रहा है, काट दे रहा है, फॉरेस्ट को क्या है, काट दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक बैलेंस है, ये बिगड़ गया है, जिसको कि मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। देखो एक ये वजह से कि एक एग्जांपल है वल्चर। वल्चर क्या है, ये क्या करता है, जब आदमी या कोई भी प्लांट मर जाता है तो उसकी बॉडी को खाता है। तो वल्चर अब क्या कर रहा है, जब इस बॉडी को खाता है तो एक दवाई है डाइक्लोफिनिक। डाइक्लोफिनिक क्या है, पेन किलर, जैसे हमारे सर में दर्द हुआ या कुछ और पेन कहीं हुआ तो डाइक्लोफिन हमने ले ली। तो इसी तरह डाइक्लोफिन हमने ले ली तो वो हमारे अंदर हमेशा परमानेंट
सर्वाइव करती रहती है। हाँ, ये वल्चर जो है क्या करता है, जब कोई डेड एनिमल को खाता है, तो कोई भी डेड एनिमल्स को खाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। तो एक डाइक्लोफेन पेन किलर है जो कि एनिमल को दी जाती है। तो अगर जब एनिमल मरता है तो ये डाइक्लोफिन क्या रहता है, एनिमल के अंदर रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। जब वल्चर इनको खाता है तो इसके अंदर की जो वो डाइक्लोफिन जो मेडिसिन थी, पेन किलर थी, वो इसको उसको भी खा लेता है, जिसकी वजह से इसकी किडनी फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो रही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, अभी बैन कर दिया डाइक्लोफिन को किसी भी लाइव स्टॉक को ड्रग्स के रूप में देने के लिए। ये एक डाइक्लोफिन क्या है, पेन किलर है, जैसे कि हम एस्पिरिन और आइब्रोफिन लेते हैं ना, सिर दर्द हो जाए या कुछ पेन किलर पेन हो जाए, तो इसी तरह एक डाइक्लोफिन थी जो अभी बैन कर दी गई है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, उसी के हिसाब से जो वहाँ पे जो वेजिटेशन है ग्रो करती है। तो ये मोस्टली 4 टाइप की होती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े ह्यूज ट्री मिलते हैं। वो क्योंकि वहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रीज मिलते हैं, और उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम फॉरेस्ट टाइप में। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फॉरेस्ट, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जैसे जैसे ये रेन की मात्रा कम होगी, तो ये पेड़ क्या होंगे, छोटे होंगे और ग्रासेस उगने लगेगी। तो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, या ग्रासेस, इस तरह की ग्रासेस पाई जाती है। अब और कम मात्रा में बारिश होती है जैसे कि ड्राई एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, कांटेदार थॉर्नी श्रब्स, जैसे कि छोटी छोटी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, और इनकी जो रूट है वो डीप रूट मिलती है, ताकि ज़मीन में अंदर तक जा सके, और पानी, क्योंकि वहाँ पे पानी कम है, तो ज़मीन में अंदर तक जाके लंबी लंबी रूट होगी, तो ज़्यादा गहराई में से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और ऊपर का क्या रहता है, वैक्सी सरफेस होता है, ताकि जो सन से क्या है, इवेपोरेशन जो है कम हो, या ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो ट्रांसपिरेशन में जो पानी लॉस होता है वो कम हो। और इसी तरह कोल्ड रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में पानी और भी कम होता है, तो वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, मॉसिस एंड लीचेंस। इनकी शेप होती है काई काई, देखिए ना, एल्गी एल्गी जैसी शेप के होते हैं, एल्गी से मिलते जुलते टाइप में, थोड़ा इस टाइप से जो वहाँ की वेजिटेशन होती है ऐसी होती है। तो फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं एवरग्रीन एंड डेसिडियस। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो अपनी जो पत्तियों हैं उनको गिराते नहीं हैं। जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो ठंड के मौसम में कोल्ड मतलब ठंडी के दिनों में क्या है, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे कि पत्तियों से क्या होता है, पानी मॉइस्ट इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। जब पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो पानी का लॉस नहीं होगा, तो इस तरह से लॉस ऑफ वाटर को कंजर्व करने के लिए सर्दियों के मौसम में डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो एवरग्रीन जो कभी नहीं गिराते, और डेसिडियस मतलब जो एक टाइम में पर्टिकुलर सीजन में अपने सीड्स मतलब पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए ये डेसिडियस, ये एवरग्रीन। और अब डिपेंड करता है कि ये ट्रॉपिकल में है या फिर टेम्परेट रीजन में, तो इनको भी एवरग्रीन एंड डेसिडियस को डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और टेम्परेट एवरग्रीन, ऐसे ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड टेम्परेट डेसिडियस। इनको डिटेल में हम अपने आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि हमने देखा कि जो ह्यूमंस हैं, अपने यूज़ के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सिटीज़ बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है, और क्या है, एनिमल्स को हंट कर रहा है, काट रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कुछ सुनामी या लैंडस्लाइड की वजह से भी क्या है कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है।
तो ह्यूमन एंड मैन मेड दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ह्यूमन फैक्टर अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल वेजिटेशन। जो हंटिंग है, हिरन का हंटिंग और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का हंटिंग, इन सब को, इन सब की जो मात्रा है ये भी ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ एनिमल, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इफेक्ट्स। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमने नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे हम एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो पाए। हम वन महोत्सव एक दिवस बनाते हैं जहाँ पे अवेयर किया जाता है लोगों को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एक साइट, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाई गई जो कि क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये क्या है कि इसके अंदर क्या किया गया है, 28,000 स्पीशीज तो प्लांट की और 5,000 स्पीशीज जो एनिमल्स की स्पीशीज को लिया गया है, और एक लॉ बनाया गया है जिसमें कि क्या है कि इन स्पीशीज को हम ट्रेड नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा नहीं सकते, एक एरिया से दूसरी जगह पे अगर ले जाना क्या है इलीगल है और इसको पनिशेबल है, पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी वजह से क्या है कि जो है इन स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जा सकता है। क्योंकि ह्यूमंस क्या है अपनी ग्रीड और नीड की वजह से इनको काटता जा रहा है, डिग्रेड करता जा रहा है, तो जो एक बैलेंस बना हुआ था हमारा नेचर के साथ वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो अगर ये नेचर डिसबैलेंस हुआ तो जो ह्यूमन जो लाइफ है जो अर्थ के ऊपर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो अर्थ के ऊपर लाइफ को बचाने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, और ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड साइट्स कन्वेंशन, तो इस तरह से कन्वेंशन बनाए गए हैं ताकि एक जो बैलेंस जो बना हुआ है वो बना रहे और अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन पॉसिबल रहे आगे आने वाले टाइम में तक। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।